स्टार्ट। इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। अंतर केवल इतना है कि जिन तर्कों के सहारे 1968 में मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों के धर्म स्वातंत्र्य कानूनों का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया था, आज उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल कुछ लोग उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के खिलाफ कर रहे हैं। दरअसल पिछली सदी के छठे दशक में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों के आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। कई जगहों पर विरोध के फलस्वरूप हिंसक झड़पें भी हुई। हालांकि अपनी पसंद की उपासना पद्धति अपनाने और जरूरत पड़ने पर दूसरे धर्म को अपनाने का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में सबको उपलब्ध है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरा धर्म अपना रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन मामलों में सब कुछ इतना सीधा नहीं था। तब इन राज्यों में धर्म परिवर्तन के मामलों में व्यापक तौर पर धोखा, लालच और जोर जबरदस्ती की शिकायतें मिल रही थी। लिहाजा लोगों को ऐसे फरेब से बचाने के लिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि राज्यों ने 1968 में धर्म स्वातंत्र्य कानून बनाया। इसमें धोखे से, लालच देकर या बलपूर्वक किए जाने वाले धर्म परिवर्तनों को गैर कानूनी और दंडनीय कर दिया गया। हालांकि इनमें किसी के अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन पर कोई बंदिश नहीं थी। इसलिए ईसाई मिशनरियों को इस पर आपत्ति थी। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ईसाई मिशनरियों का तर्क था कि अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार के अंतर्गत दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार भी शामिल है और इस कानून द्वारा उस पर पाबंदी लगाई गई है जो उनके धार्मिक आजादी के अधिकार का उल्लंघन करता है। रेवरेंड बनाम मध्य प्रदेश के उस मुकदमे में इस बात का निस्तारण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने कहा कि धार्मिक आजादी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपासना पद्धति को झूठ, फरेब, धोखा, लालच और जोर जबरदस्ती से सुरक्षित रखने का अधिकार भी शामिल है। ऐसे में सरकारों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इससे समाज की रक्षा करें। लिहाजा धर्म स्वातंत्र्य कानूनों में धर्म के प्रचार के अधिकार पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, अपितु धोखे, लालच और जोर जबरदस्ती पर पाबंदी लगाकर लोगों को संविधान सम्मत अधिकार सुनिश्चित किया गया है। ठीक यही सिद्धांत प्रकारांतर से उत्तर प्रदेश के नए अध्यादेश पर भी लागू होता है। इसकी धारा 3 में झूठ, फरेब, जोर जबरदस्ती या कपटपूर्ण साधन या प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी घोषित किया गया है, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज ऐसे कार्य को मान्यता नहीं देता। उपासना पद्धति हर व्यक्ति की आस्था से जुड़ी होती है और उसे इसकी रक्षा का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति
अपनी मर्जी से किसी दूसरी उपासना पद्धति को चुनता है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, और इस कानून में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन में बाधा खड़ी करता है। इसमें तो केवल धोखा, लालच, फरेब जैसे साधनों से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगाई गई है। वैसे भी समाज के कमजोर तबके को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस कानून में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर अधिक कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। जहां आमतौर पर गैर कानूनी धर्म परिवर्तन करने पर 5 साल तक की सजा और न्यूनतम 15,000 रुपए के जुर्माने की व्यवस्था है, वहीं महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों में 10 वर्ष तक की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देखा जाए तो धर्म की तरह विवाह भी हर व्यक्ति का निजी मामला है। संविधान के अनुच्छेद 21 में विवाह का अधिकार भी शामिल है, किंतु पिछले कुछ दशकों में अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर किए जाने वाले विवाह संबंधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आय पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में कम रही है। किसी एक तिमाही में यदि आय अथवा जीडीपी पिछले वर्ष से कम होती है तो इसे मंदी कहा जाता है। यदि यह गिरावट एक के बाद एक 2 तिमाहियों तक लगातार जारी रहे तो इसे तकनीकी मंदी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तब माना जाता है कि अर्थव्यवस्था वास्तव में मंदी की चपेट में आ गई है। वैसे कभी कभी मंदी कई वर्षों तक चलती है, जैसे अमेरिका में 1930 से 1938 के बीच के वर्षों में 7 वर्षों के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में आय घटती रही। ऐसी मंदी जब कई वर्षों तक जारी रहे तब उसे ग्रेट डिप्रेशन अथवा लंबी मंदी कहते हैं। फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन में अंतर है। मौजूदा स्थिति तकनीकी मंदी की प्रतीत होती है, क्योंकि इसका दायरा 2 तिमाहियों तक सीमित रह सकता है। विश्व बैंक के अनुसार हम अब लंबी मंदी में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं मुद्रा कोष के अनुसार हम मंदी से शीघ्र उबर सकते हैं और विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर सकारात्मक हो जाएगी। इसके उलट विश्व बैंक को इस पर संदेह है। ऐसे में इस पहेली को सुलझाना होगा कि क्या यह महज 2 तिमाहियों की ही बात है या फिर मंदी का मामला लंबा खींचने वाला है। आज पूरी दुनिया में कोविड का टीका बन जाने पर भरोसा बढ़ा है। कई कंपनियों ने दावा किया है कि वे जल्दी टीका मुहैया कराएंगी। यदि ऐसा संभव होता है तो मंदी की भी जल्द विदाई हो जाएगी। हालांकि दूसरे कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि कोरोना वायरस निरंतर अपना आकार बदल रहा है। ऐसे में आशंका यही है कि टीका उसके बदले हुए स्वरूप पर कितना प्रभावी होगा। यह भी देखा गया है कि कोविड से उबरने के बाद भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्हें कमजोरी, सिरदर्द, सांस फूलना, चक्कर आना इत्यादि दिक्कतें पेश आ रही हैं।
टीके के अंतिम रूप से तैयार होने और उसे विश्व की 7 अरब जनता तक पहुंचाने में 2 से 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। वैसे अतीत के अनुभव यही बताते हैं कि मंदी के प्राथमिक असर की तुलना में उसके अगले चरण का असर ज्यादा गहरा होता है। जैसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में विश्व की आय में मात्र 0.1% की गिरावट आई थी, लेकिन 2009 में यह गिरावट 2.5% रही। जैसे श्रमिक को पर्याप्त भोजन न मिलने तो वह कुछ समय तक पूर्ववत कार्य कर सकता है, परंतु इसका दीर्घकाल में उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ना तय है। अतः अभी यह कह पाना संभव नहीं कि मौजूदा मंदी तकनीकी रह जाएगी या फिर लंबी खींचेगी। इसी कश्मकश में मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आकलन विरोधाभासी हैं। हालांकि दोनों संस्थाओं में सहमति भी है कि अधिकांश देशों ने कोविड संकट से खुद को बचाने में अभी तक सफलता हासिल की है। तकरीबन सभी सरकारों ने बाजार से ऋण लेकर अथवा अपने केंद्रीय बैंकों द्वारा नोट छपवाकर अर्थव्यवस्था के चक्के को चालू रखा है। यह अच्छी बात है। ऋण लेने और नोट छापने में अंतर है। ऋण लेने में सरकार बाजार से ऋण उठाती है और निजी निवेशक सरकार को ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण ब्याज दरों में वृद्धि होती है। जैसे यदि इस समय 100 करोड़ की रकम के ऋण की मांग है और सरकार 100 करोड़ रुपए का ऋण और लेना चाहे तो ऋण की मांग 200 करोड़ हो जाएगी और सरकार को अधिक ब्याज देना पड़ेगा। नोट छापने में सरकार को ऋण रिजर्व बैंक उपलब्ध करा देता है। रिजर्व बैंक नोट छापता है और सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को स्वयं अथवा दूसरे बैंकों के माध्यम से खरीद लेता है। इस स्थिति में बाजार में ऋण की मांग नहीं बढ़ती, क्योंकि यह लेन देन ऋण बाजार के बाहर होता है। जैसे किसान यदि अपने पड़ोसी से खाद उधार लेकर आ जाए तो बाजार में खाद की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दोनों परिस्थितियों का अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव ही पड़ता है। सरकार यदि बाजार से ऋण उठाती है तो ब्याज की दर बढ़ती है, सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ता है और सरकार के लिए ब्याज की भरपाई करना कठिन हो जाता है। समय से ऋण अदायगी न कर पाने से सरकार की साख भी गिरती है।